हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10 का साइंस क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 16 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया कि हम आपको इस क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे और यह उन 20 क्लास में से 16वां अर्थात 16वां क्लास है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 15 तक के क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 1 से लेकर 15 तक के क्लास के भी वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए इस 16वें क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अर्थात ये 4 प्रकार का पद दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। AI² BIR², C V2I या फिर डी V/2 V2I या फिर VI2। तो जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है वह I² करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा I²। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में जो परितः विद्युत धारा की दिशा होगी कितने परिवहन के पश्चात परिवर्तन होता है। अर्थात एक तांबे का तार है और एक आयताकार कुंडली में वह चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, और इस कुंडली में जो परितः विद्युत धारा की दिशा होगी वह पूछा जा रहा है कि कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, कितने बार घूमने के बाद उसका जो विद्युत धारा का मान होगा वह परिवर्तन हो जाएगा। 2 बार घूमने के पश्चात, 1 बार घूमने के पश्चात, आधे बार घूमने के पश्चात या फिर 1/4। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको लगता है एक क्लास में और एक्सप्लेन किया था कि जब वह आधा बार घूमेगा तभी उसका जो विद्युत धारा का मान है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधे परिभ्रमण के पश्चात ही परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्वहन का उदाहरण है। अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि एक पुनरुद्वहन का उदाहरण है। हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगैरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा एक ऐसा चीज़ है जो कि जिसमें मुकुलन विधि से प्रजनन होता है और यही पुनरुद्वहन का भी उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा, अर्थात इन तीनों चारों कचरा में से ऐसा कौन सा कचरा है जो कि एक अजैव निम्नीकरणीय कचरा। अर्थात अजैव निम्नीकरणीय कचरा वैसा कचरा होता है जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है, कभी भी अपघटित नहीं होता है। ये टिश्यू पेपर भी, केले का छिलका सी, थर्मोकोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टिश्यू पेपर तो डिकम्पोज हो सकता है, इसलिए यह तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा नहीं होगा। केले का छिलका भी डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है, लेकिन थर्मोकोल एक ऐसा कचरा है जिसका कभी भी डिकम्पोजिशन नहीं होता, यह कभी भी अपघटित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोकोल। थर्मोकोल एक अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश की कौन सी परिघटना को दिखाता है। प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन को, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन को। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को हमेशा प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन में टिंडल प्रभाव प्रकाश की घटना को प्रदर्शित करता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया और यह इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है कि जो पुष्प का नर जन अंग होता है वह नर जनन अंग क्या कहलाता है। पुंकेसर, जायांग, पंखोड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्प का नर जनन अंग होता है वह पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। जो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOH का होल 2, CaOCl2, CaOCO3 या फिर CaHCO3 का होल 2। तो जो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है।
निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अर्थात ये 4 प्रकार का कार्य दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इन कार्यों में से ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य के करने से गंगा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा, अर्थात वह कार्य गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए गंगा में मछली पालना, बी गंगा में कपड़ों का धोना, सी गंगा में अधजले सब को बहाना, या फिर डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन को बहाना। तो गंगा में अगर आप रासायनिक अपशिष्ट को बहाते हैं तो गंगा प्रदूषित होगी। गंगा में अधजले जब को भी बहाएंगे तो प्रदूषित होगी, और गंगा में कपड़े को भी धोएंगे तो प्रदूषित होगी। लेकिन अगर गंगा नदी में केवल केवल मछली पाला जाए तो यह जो क्रिया होगी यह गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गंगा में मछली पालना गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, अर्थात जो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन बनाए जाते हैं वे दंत मंजन प्राय कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, लवण युक्त होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होते हैं। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होते हैं वे प्राय क्षारीय होते हैं, तभी तो हमारे दांतों को साफ कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय क्षारीय होते हैं। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अर्थात जो क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी संख्या होती है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो क्लोरीन के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 7 इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। जो सुरंगम है हमने आपको बताया कि सुरंगम किसी राज्य की एक जल संग्रहण व्यवस्था है जिसमें जल को संग्रहित किया जाता है। तो ये जो सुरंगम जल संग्रहण व्यवस्था यह किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, या फिर कर्नाटक में। तो हमने आपको बहुत बार यह भी क्वेश्चन रिपीट करा दिया है कि जो सुरंगम जल संग्रहण व्यवस्था यह कर्नाटक राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो सुरंगम कर्नाटक राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अर्थात कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, ए लाल रंग, बी नीला रंग, सी पीला रंग, या फिर डी नीला रंग नारंगी रंग। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का नीला रंग होता है वह सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, तभी तो हम लोगों को वायुमंडल नीला रंग का प्रतीत होता है, आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। वायुमंडल में प्रकाश का नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या है। हमने आपको बताया कि एसआई मात्रक से रिलेटेड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप सिर्फ 10 या 12 एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन को याद किए हुए रहते हैं तो आप 100% एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स जरूर लेके आइएगा। और हमने आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवा भी अभी तक दिए होंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलाम। तो जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वह कूलाम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम। अगर यहाँ विद्युत धारा होता तो विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर। अगर यहाँ प्रतिरोधकता रहता तो प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है ओम। अगर यहाँ विभवांतर होता तो विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट। हमने आपको बता दिया विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत आवेश का तो सही मात्रक कूलाम ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम। सामान्य अनुस्थीलिन रक्तदाब होता है, जो सामान्य अनुस्थीलिन रक्तदाब होता है वह कितना होता है, अर्थात जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वह कितना होता है, 80 mm, 100 mm, 120 mm या फिर 130 mm। तो सामान्य जो अनुस्थीलिन रक्तदाब होता है वह 80 mm होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 80 mm। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है, अर्थात पादप हार्मोन है। ए इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर डी साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तीनों की तीनों तो मानव में पाए जाने वाले हार्मोन है, तो ये तो पादप हार्मोन नहीं होंगे। लेकिन साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पादप हार्मोन है, जो कि पेड़ पौधों को बढ़ने में वृद्धि का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन ही है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, जो चालक का प्रतिरोध है वह निर्भर किस चीज़ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या फिर चालक में विद्युत धारा पर। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वह कभी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो धोबिया सोडा होता है उस धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOH का होल 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है।
रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का मतलब ही रक्त ही होता है, ब्लड ही होता है, खून ही होता है। तो पूछा जा रहा है कि खून में ऐसा कौन सा अवयव पाया जाता है जो कि जब खून बहता है तो खून बहते के समय वह खून को रोकने में मदद करता है? ए लसीका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का ही एक अवयव होता है प्लेटलेट्स, जो कि जब खून बहने लगता है तो खून बहने वाली जगह पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त को रोकने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। रुधिर का अवयव वाला भाग ही रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं, अर्थात ये तीनों के तीनों रोग दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग नहीं, अर्थात किसी प्रकार के कोई जीवाणु से वह रोग नहीं होता है? ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी मस्सा या फिर डी इनमें से सभी। तो मस्सा एक ऐसा रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। गोनोरिया सिफिलिस तो जीवाणु जनित ही रोग ही है। तो मस्सा एक ऐसा रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्सा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया और आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जान गए होंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इन तीनों कार्यों में से ऐसा कौन सा कार्य है जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं अर्थात प्रतिकूल है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को करने से पर्यावरण को हानि पहुंचेगी? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप मोटरसाइकिल से चलेंगे तो वायु प्रदूषित होगी और वायु प्रदूषण होगा जिससे पर्यावरण प्रतिकूल हो जाएगी। तो यही जो क्रिया यही पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? अर्थात ये 4 प्रकार का धातु दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा धातु है जिसका जो गलनांक है वह सबसे कम है, अर्थात कम हीट पर वह गलने लगता है? ए Al एल्यूमिनियम, बी Na सोडियम, सी Cu कॉपर या फिर डी Fe लोहा। तो सोडियम एक ऐसा धातु होता है Na जो कि गलनांक उसका सबसे कम होता है, वह बहुत ही कम हीट पर गलने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यह भी क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बता रखा है और यह बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा कि किस दर्पण की किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यह लेंस होना चाहिए था कि ऐसा कौन सा लेंस है जिस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि एक उपधातु है? Zn जिंक, Ca कैल्शियम, Ge जर्मेनियम या फिर सी कार्बन। तो जर्मेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक उपधातु है। कार्बन तो अधातु है और Zn और कैल्शियम तो धातु है, लेकिन Ge अर्थात जर्मेनियम एक उपधातु का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ge। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इस क्वेश्चन का बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर पारा मार देते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन वह नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है तब आंसर होगा मरकरी अर्थात पारा। लेकिन यह पूछा जा रहा है अधातु, लेकिन मरकरी तो धातु है तो यह तो होगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर या फिर सोडियम। तो मरकरी तो हमने आपको अभी बता दिया कि मरकरी तो एक धातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसी की तरह एक ब्रोमीन ऐसा अधातु होता है जो कि अधातु होते हुए भी तरल अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र यही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी के सभी अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, अर्थात इन तीनों ऊर्जा स्रोत में से ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो कि एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? एक कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस या फिर डी इनमें से सभी। तो कोयला, लकड़ी ये तो दोनों के दोनों स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं है, लेकिन प्राकृतिक गैस एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो कि एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी पोषण होती है उस स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि स्वपोषी पोषण पादपों में अर्थात पेड़ पौधों में होता है। हम लोग स्वपोषी पोषण नहीं कर सकते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए सबसे पहले तो पर्णहरित चाहिए। पर्णहरित को हिंदी में क्लोरोफिल कहा जाता है। तो उसको क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वपोषी पोषण किया जा सकता है। उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ चाहिए और इसके अलावा एक जल भी और चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा संबंध है जो कि सत्य है। V इज इक्वल टू आई बटा आर, V इज इक्वल टू आर बटा आई, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या फिर V इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो हमने आपको बताया कि V इज इक्वल टू आई आर यही संबंध सत्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, अर्थात इन चारों पुष्प में से ऐसा कौन सा पुष्प है जो कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, या फिर गुलाब पुष्प। तो यह भी क्वेश्चन दो तीन तरीकों से घुमा के पूछा जाता है। तो पपीता पुष्प एक ऐसा पुष्प होता है जो कि एक लिंगी पुष्प है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता पुष्प। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो पपीता पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, अर्थात इन चारों जंतुओं में से ऐसा कौन सा जंतु है जो कि एक उभयलिंगी जंतु है। केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, या फिर बकरी। तो केंचुआ एक ऐसा जंतु होता है जो कि उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुआ। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, अर्थात ये चार प्रकार का हार्मोन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सबसे पहले तो पादपों में पाया जाता है, अर्थात पेड़ पौधों में पाया जाता है, और वह पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन के जैसे कार्य करता है। जिब्रेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन। एड्रीनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन ये तो तीनों के तीनों हार्मोन मानवों में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। बच गया जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है और यह पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन के जैसे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जिब्रेलिन। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, अर्थात ये चारों के चारों हाइड्रोकार्बन है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि सबसे सरल यौगिक है। ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, या फिर डी ब्यूटेन। तो मीथेन ही एक ऐसा यौगिक होता है जो कि सबसे सरल यौगिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो संगमरमर होता है उस संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaO का होल टू CaCO3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वह CaCO3 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो पार्ट है यह पार्ट 16 चल रहा है और इसके बाद आगे के नेक्स्ट 4 क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन नए आएंगे, अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे और इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको अच्छे से समझना है और आप 100% इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चला जाता है तो उस यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। हम लोगों को तो पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। लेकिन जब हम ही या अंतरिक्ष में जाकर उस आकाश को देखते हैं तब वह कैसे रंग का दिखाई देगा, काला रंग का, नीला रंग का, लाल रंग का, या फिर इनमें से किसी भी रंग का नहीं। तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश काला रंग का दिखाई देता है, काला रंग का प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला। मेरु रज्जु निकलता है, जो मेरु रज्जु होता है वह कहाँ से निकलता है, पर मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोंस से, या फिर मेडुला से। तो जो मेरु रज्जु होता है वह पर मस्तिष्क से निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर मस्तिष्क से मेरु रज्जु निकलता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, अर्थात जब अतिभारण होता है, जब ओवरलोडेड होता है तो उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन ही नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो अतिभारण तभी होता है जब विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा के मान बढ़ने से ही जो विद्युत परिपथ का भार होता है वह अतिभार अर्थात अधिक भार हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान जब विद्युत परिपथ में अतिभारण होने लगता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अर्थात किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। N2, 2n², C3n² और D, यहाँ 2 नहीं है, n² लिखाया गया है, n², 2n², 3n², या फिर 4n²। तो किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वह 2n² होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2n²। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात जो वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है वह ओजोन परत हमारे वायुमंडल को किस प्रकार के हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अवृक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, या फिर इनमें से सभी। तो पराबैंगनी विकिरण ही एक ऐसा विकिरण है जो कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से आता है और ओजोन परत इस विकिरण को हम लोगों तक पहुँचने नहीं देती है, क्योंकि यह हानिकारक किरणें होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत पराबैंगनी जैसी हानिकारक विकिरण से ही पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण।
ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, अर्थात ऑक्सीजन का जो दो परमाणु होता है उन दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, एक आबंध, द्विआबंध, तृतीय आबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच हमेशा द्विआबंध ही बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विआबंध। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, जो मानव शरीर होता है वह किस पीएच रेंज के अंतर रहता है तभी तो वह शरीर कार्य करता है। 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8 या फिर 7.0 से 7.8। तो 7.0 से 7.8 जब हमारे शरीर का पीएच मान होता है तभी हमारा शरीर वर्क करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.0 से 7.8। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, अर्थात जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं उसका अधिकतर जो अपवर्तन होता है वह कहाँ पर हो जाता है, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में या फिर दृष्टि पटल पर। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वे अधिकांशतः कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही अपवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 16वां क्लास था। इसके बाद इसका 4 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में खासकर अच्छा स्कोर कर पाइएगा, अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। और हमने टेलीग्राम चैनल पर इसका पार्ट 1 1 से लेकर 400 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। और इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को भी अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।